अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डी स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है समरी ऑफ यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो किन प्रोसेस से गुजर कर जो है वो मुकम्मल होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वैसे तो वो नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को कंडक्ट होता है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो 1 साल पर मुहित है, जो कि जनवरी से शुरू हो जाता है। जैसा कि अभी इस साल जो है नवंबर 2024 में अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो कैंपेन है वो कमोबेश जनवरी 2024 से जो है वो शुरू हो चुकी है। हम इस मुकम्मल प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे कि किन मराहिल से गुजर कर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जो है जो सदारती उम्मीदवार होते हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, उनका फैसला किया जाता है और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसका प्रोसीजर जो है वो क्या है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच और यहाँ से हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसीजर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। द डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर बाई पार्टी सिस्टम है। एक पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी जो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी है, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो है रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी। तो इन दोनों पार्टियां जो हैं ये अमेरिका की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है कंसीडर होती हैं और उनमें से डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो एक यानी अमेरिकन जैसे ही अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रैक्टिकल अमल शुरू हुआ और उसके फ़ौरन बाद जो है अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनका ओरिजिन जो था वो होना शुरू हो गया, एवोल्यूशन शुरू हो गया। तो डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अमंग्स द ओल्डेस्ट पार्टीज़ इन द वर्ल्ड। वैसे तो अमेरिका की जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और जो रिपब्लिकन पार्टी हैं, वो ना सिर्फ अमेरिका की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं बल्कि दुनिया के अंदर जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कल्चर पाया जाता है, सिस्टम पाया जाता है, जो तमाम दुनिया में इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो दोनों शामिल हैं। और इसमें क्या है, द सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी द डंकी। और अमेरिका की दोनों सियासी जमातें जो हैं उनके अलग अलग सिंबल उनको अलाट किए गए हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका जो सिंबल है, जो पॉलिटिकल सिंबल है वो डंकी है, और जो रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो सिंबल है वो एलिफेंट है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो डंकी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ती है और जो रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी है वो एलिफेंट के सिंबल पर इलेक्शन लड़ती है। वाज पॉपुलराइज्ड बाय द कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुख्तलिफ सिंबल दिए गए हैं, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को डंकी का और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को एलिफेंट का सिंबल दिया गया है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से नहीं दिए गए, ना ही किसी अदालती फैसले में दिए गए हैं, ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा सिंबल अलाट किया गया है। ये बेसिकली अमेरिकन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करते हुए, उनका जो काम करने का तरीक़ेकार है उसको देखते हुए जो है एक कार्टूनिस्ट जो थे थॉमस नास्ट ने 1870 के अंदर जो है एक तंज़िया तौर पे जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए डंकी का सिंबल इस्तेमाल किया, उसको शाया किया और फिर अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी जो है, डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, वो मुस्तकिल तौर पे जो है उसकी पहचान बन गया डंकी। इसी तरह जो है एलिफेंट का सिंबल जो है जो रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया वो भी इसी तरह जो है वो मुतारफ़ हुआ और फिर रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी ने है उसने मुस्तकिल तौर पर एलिफेंट को अपना जो है सिंबल बना लिया है। थ्रू वाइडली यूज इट वाज नेवर अडॉप्टेड बाय द पार्टी ऑफिशियली। अब जो मैं भी बता रहा था कि ये जो पार्टियों के सिंबल हैं ना तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिए गए हैं, ना ही अमेरिकन इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ से दिए गए हैं, ना ही अमेरिका की जो किसी अदालत ने ये उनको सिंबल दिए हैं, और ना ही पार्टियों ने जो है
ऑफिशियली कोई ऐसी कोई रेजोल्यूशन पास की हो, करारदाद पास की हो या कोई डिसीजन लिया हो, बड़े गौर व फिक्र के बाद जो है उन्होंने इन सिंबल्स को अपना ऑफिशियल सिंबल बनाया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यूँ समझ लें कि ये इन्वायरमेंट की पैदावार है, ये मखसूस हालात की पैदावार हैं और फिर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने सिंबल जो हैं वो अडॉप्ट कर लिए हैं। और अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज़ जब अपनी कैंपेन चलाती हैं तो इन सिंबल्स को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है और इन सिंबल के मुख्तलिफ कार्टून बनाए जाते हैं, इन सिंबल की शक्ल के जो है कैंडिडेट्स के कार्टून बनाए जाते हैं और अमेरिकन कल्चर के अंदर उनको वेलकम कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब जो है रूनुमा होते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अकर एवरी 4 years on election day, which since 1845 has been the first Tuesday after November 1st। अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैं वो हर 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर मीन्स के जो भी कैलेंडर ईयर 4 पर पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसको लीप ईयर कहा जाएगा। तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, पहली बात आपने ये याद रखनी है कि लीप ईयर में कंडक्ट होते हैं। जैसे कि 2024 एक लीप ईयर है, फिर 2028 आ जाएगा, फिर 2032, 2036, 2040, तो ये हर 4 साल बाद लीप ईयर जो आता है। अच्छा, लीप ईयर आता ही चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर होगा, तो उसमें जो है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। अब उसमें किस महीने में होंगे, तो दूसरी बात आपने याद रखनी है, नवंबर में होते हैं। पहली बात क्या है कि लीप ईयर में होते हैं हर 4 साल के बाद। दूसरी बात क्या है याद रखने की कि नवंबर में होते हैं। अब नवंबर जो है वो 30 दिन का है, तो नवंबर की किस तारीख को होते हैं या किस दिन को होते हैं, तो उसमें भी बता दिया गया, हैज़ बिन द फर्स्ट ट्यूसडे, पहला मंगल, किसके बाद, आफ्टर द 1 नवंबर। यानी नवंबर जो है अगर 1 नवंबर को ट्यूसडे है तो उस रोज़ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होंगे। 1 नवंबर के बाद, 1 नवंबर के बाद जो मंगल आएगा, जो ट्यूसडे आएगा, उस वक्त जो है अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। अगर 1 को मंडे है तो 2 तारीख को यानी ट्यूसडे को इलेक्शन होगा। यानी पहले सोमवार के बाद जो पहला मंडे है उसके बाद जो ट्यूसडे आएगा उसको जो है अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। इस तरीके कार के मुताबिक अगर 1 नवंबर जो है उसको ट्यूसडे आ रहा है तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे। उसके बाद जो ट्यूसडे आएगा तब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है होंगे। सिंपल सा फार्मूला आपने याद रखना है कि नवंबर के पहले सोमवार के बाद यानी पहले मंडे के बाद जो ट्यूसडे आएगा तब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। इस स्लाइड के अंदर 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हर 4 साल बाद लीप ईयर को होते हैं। नंबर 2, अमेरिका में इलेक्शन जो है वो नवंबर के महीने में होते हैं। और नंबर 3 याद रखना है कि नवंबर का जो पहला सोमवार है, फर्स्ट मंडे जो है, उसके बाद जो ट्यूसडे आएगा तब इलेक्शन होंगे। यानी इलेक्शन का जो डे है, इलेक्शन डे जो है वो ट्यूसडे है, मंगल वाले दिन ट्यूसडे को होंगे। लेकिन अगर ट्यूसडे 1 नवंबर को है तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, नेक्स्ट दूसरे ट्यूसडे को होंगे। तो इस तरह जो है अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एक ख़ास ईयर जो है और मंथ और डेट एंड डे फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। एक तवील अरसा से अमेरिकन जो सिस्टम है उसी तरीक़ेकार के मुताबिक वहाँ पे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज इज़ द सिस्टम बाई विच द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर चूजन। अमेरिकन प्रेसिडेंट का और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो होता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज एक सिस्टम का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, एक मेथड का नाम है, एक ऐसा प्रोसेस थ्रू विच द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर इलेक्टेड। तो इलेक्टोरल कॉलेज से मुराद वो प्रोसेस या वो मेथड है जिसके ज़रिए अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। किस साल? हर 4 साल बाद, नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को।
तो याद रखने वाली बात इस स्लाइड के अंदर ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, जो इंतखाब है, वो इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए किया जाता है। यानी अवाम बरह रास्त अपने वोटों से प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, बल्कि अवाम एक इलेक्टोरल कॉलेज को मुंतखब करते हैं और उस इलेक्टोरल कॉलेज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो दूसरे स्टेज में जाकर जो है प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इट मींस कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन नहीं है, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स इलेक्ट किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन इन विच सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हु आर registered to vote in the one of the 50 states of US states are in Washington DC। तो इलेक्शन प्रोसेस क्या है? हु कैन वोट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को कौन लोग वोट कास्ट कर सकते हैं? तो उसमें है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ इनडायरेक्ट। पहली बात ये रखनी है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स जो हैं दे आर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन, बिलवास्ता तरीक़े इंतखाब के ज़रिए, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए उनको जो है वो 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो इन विच द सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें अमेरिका के तमाम जो सिटीजन्स हैं कौन से, जिनकी एज जो है वो कम अज़ कम मिनिमम 18 साल है, यानी वो अमेरिकन सिटीजन्स जिनकी उम्र की हद कम अज़ कम 18 साल हो चुकी है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जो है वोट कास्ट करने का राइट रखते हैं। अब कौन से उसमें अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की इस वक्त, तो 50 रियासतों के तमाम वो शहरी जिनकी उम्र 18 साल है और वाशिंगटन DC जो कि अमेरिकन का फेडरल कैपिटल है, वफाकी दारकूमत है, तो उसके जो वो शहरी जो अमेरिका में जो जिनकी उम्र 18 साल है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनको वोट कास्ट करने का राइट रखते हैं। कास्ट बैलेट पेपर्स नॉट डायरेक्टली टू दोज ऑफिशियल्स। अब ये लोग जो हैं ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट कास्ट नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली वोट कास्ट करते हैं। ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज के अराकीन को मुंतखब करते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज के मुंतखब अराकीन फिर दूसरी स्टेज के ऊपर जाकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, बट इंस्टेड फॉर मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। तो क्या है, अवाम जो हैं यानी अमेरिका के वो सिटीजन्स जिनकी उम्र कम अज़ कम 18 साल है और वो अमेरिका की 50 रियासतों में मुकीम हैं, वफाकी दारकूमत में मुकीम हैं, तो वो लोग जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे और इलेक्टोरल कॉलेज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को जो है फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स जो है वो इलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जी। द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टर्स आर फॉर्मली कास्ट देयर इलेक्टोरल वोट्स on the first Monday after December 12 at their states। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके मेंबर्स की तादाद जो है वो टोटल है 538। अब जो 538 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स की जो तादाद है ये अमेरिकन कांग्रेस के दोनों ईवानों के अराकीन की कुल तादाद के बराबर है। अब अमेरिकन कांग्रेस जो है उसके 2 हाउसेस हैं, एक सेनेट है जो कि अपर हाउस है और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कि अमेरिकन कांग्रेस का लोअर हाउस है। सेनेट जो है उसके मेंबर्स की तादाद 100 है और जो ईवान नुमाइंदगान है जो कि अमेरिकन कांग्रेस का लोअर हाउस है उसके मेंबर्स की जो तादाद है वो है 435। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा वाशिंगटन DC जो कि फेडरल कैपिटल है, उसके मेंबर्स की तादाद जो है वो 3 है। तो इसका कुल मिला के जो है ये तादाद 538 बन जाती है। दोबारा सुन लीजिएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए होता है और अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है करने के लिए पहले मरहले में एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुंतखब किया जाता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स की कुल तादाद 538 रखी गई है।
538 की जो है वजह यह है कि अमेरिकन कांग्रेस के जो दोनों ईवान हैं उसके अरकान की कुल तादाद 538 बनती है, और इस तरह ये कुल तादाद जो है उसके बराबर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। गोया अमेरिकन सिटीज़न जो हैं वो पहले 538 इलेक्टर्स को मुंतखब करते हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर हैं जिनकी तादाद 538 है, ये दूसरी स्टेज में जाकर जो है सदारती उम्मीदवार को और वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को वोट कास्ट करते हैं। अब इसी में मज़ीद थोड़ी सी बातें और कर लें ताकि नेक्स्ट हमारे लिए स्लाइड्स को समझना आसान हो जाए। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अरकान की जो कुल तादाद है वो है 538, और कामयाब उम्मीदवार जो है जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है या वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसको 538 में से 270 वोट लेना जो है ज़रूरी होते हैं। तो जिस कैंडिडेट को 538 में से 270 वोट मिल जाएं, यानी आउट ऑफ 538 जो कामयाब उम्मीदवार है उसको गेन करने होंगे 270 वोट्स, तो वो कामयाब प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर होगा और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी वो कामयाब हो जाएगा। जब एक वोट प्रेसिडेंट को कास्ट होता है तो वही वोट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को भी कास्ट हो जाता है। इस तरीक़ेकार के मुताबिक जितने वोट अमेरिकन प्रेसिडेंट को कास्ट होंगे उतने ही वोट जो हैं वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंशियल के लिए उम्मीदवार को कैंडिडेट को भी कास्ट हो जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट के वोट जो हैं उसके 270 निकल रखे हैं तो लाजमी तौर पे वाइस प्रेसिडेंट के भी इतने ही वोट निकलेंगे। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये ग्रुप वोटिंग है कि जब एक वोटर कैंडिडेट जो है वो सदर को वोट कास्ट करेगा तो उसका वोट जो है वो उसके वाइस प्रेसिडेंट को भी कास्ट हो जाएगा। तो जिस पार्टी के सदारती उम्मीदवार के जितने वोट मिलेंगे इतने ही वोट उसके वाइस प्रेसिडेंट के भी हो जाएंगे। यही वजह है कि जिस पार्टी से प्रेसिडेंट मुंतखब होता है लाजमी तौर पे उस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी मुंतखब हो जाता है। यानी अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक ही पार्टी से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का ताल्लुक़ किसी और पार्टी से हो और वाइस प्रेसिडेंट का ताल्लुक़ किसी और पार्टी के साथ हो, तो दोनों का ताल्लुक़ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है। जैसे जो बाइडन और कमाला हारिस जो हैं जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों का ताल्लुक़ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। अब इस थोड़ा सा मज़ीद इसको आगे लेकर चलते हैं। तो द इलेक्टोरल कॉलेज electors then formally cast their electoral vote on the first Monday after December 12 at their state's capital। अब ये जो 538 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, अब ऑन फर्स्ट मंडे, कब, आफ्टर द दिसंबर 12 के बाद जो फर्स्ट मंडे आएगा, यानी 12 दिसंबर के बाद जो फर्स्ट मंडे आएगा उस रोज़ वो अपनी अपनी रियासत के, अमेरिका की 50 रियासतें हैं और वो अपनी अपनी रियासत का जो कैपिटल है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यानी अपनी रियासत के जो गवर्नर है या गवर्नर हाउस है या उस रियासत की जो असम्बली हाउस है वहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं और जिस पार्टी के टिकट से वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर बने होते हैं उसी पार्टी के सदारती उम्मीदवार को और उसी पार्टी के नैब सदारती उम्मीदवार को वो वोट कास्ट कर देते हैं। ऐसा करना उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो पाबंदी ऐड होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुंतखब तो किसी एक पार्टी के टिकट से हों और वोट किसी दूसरी पार्टी को कास्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा कि जिस पार्टी के टिकट से वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर मुंतखब हुए हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट से मुंतखब हुए तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट देने के दस्तूरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंद होंगे। और अगर वो रिपब्लिकन पार्टी के टिकट से मुंतखब हुए हैं तो फिर वो रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करने के पाबंद हैं, वो दूसरी पार्टी को वोट कास्ट नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिकली आप यूँ कह सकते हैं कि जब
अमेरिका के अंदर नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाते हैं, यानी इलेक्टोरल कॉलेज का इलेक्शन हो जाता है। तो उसी रोज़ ही शाम को पता चल जाता है कि अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, क्योंकि वो कानूनी तौर पे और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उनको बाउंड किया जाता है कि वो जिस टिकट से इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर मुंतखब हुए हैं उसी पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वो वोट कास्ट करेंगे। तो वोट जो है वो हेरा फेरी उसमें मुमकिन जो है वो हरगिज़ नहीं है। तो 12 दिसंबर के बाद जो फर्स्ट मंडे आएगा वो अपनी अपनी रियासत के हेडक्वार्टर के ऊपर इकट्ठे होंगे और जिस पार्टी के टिकट से वो मुंतखब हुए होंगे उस पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वो अपना वोट कास्ट कर देंगे। उसके बाद उन रिज़ल्ट्स को जो है सील बंद एनवेलप्स के अंदर जो है उनको पोस्ट कर दिया जाएगा वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के एड्रेस के ऊपर। तो ये दूसरी स्टेज आ गई। पहली स्टेज में क्या हुआ है जी? पहली स्टेज में हुआ है कि इलेक्टोरल कॉलेज का इंतखाब हुआ नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को। फिर दूसरी स्टेज आ गई। दूसरी स्टेज में जो 12 दिसंबर है उसके बाद जो फर्स्ट मंडे आएगा उसमें जो है जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मुंतखब मेंबर होंगे वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट कास्ट करेंगे। जब वोट कास्ट कर देंगे तो उनके बैलेट पेपर्स को सील बंद लिफाफों के अंदर जो है वाशिंगटन डीसी यानी कांग्रेस को जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या स्लाइड है। कांग्रेस देन सर्टिफाइज द रिजल्ट्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। तो कांग्रेस का जो इजलास है वो जनवरी 3 को जो है वो कॉल किया जाता है। अमेरिकन कांग्रेस का जो पहला इजलास है वो हर साल 3 जनवरी को बुलाया जाता है और अमेरिकन कांग्रेस का उसमें इजलास बुलाया जाता है जब अमेरिकन कांग्रेस को तमाम 50 रियासतों से और वाशिंगटन डीसी से, क्योंकि उसके भी 3 मेंबर होते हैं, वाशिंगटन डीसी से रिज़ल्ट वसूल हो जाते हैं। तो वो 3 जनवरी को पहले से ही इजलास बुला लिया गया होता है। तो 6 जनवरी को जो है वो ऑफिशियली जो है वो रिज़ल्ट्स को अनाउंस कर देते हैं। अब 6 जनवरी को जो है अमेरिकन कांग्रेस का जो इजलास है जिसकी सदारत जो है वो वाइस प्रेसिडेंट करता है जो कि अमेरिकन सेनेट का चेयरमैन होता है। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मुंतखब होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट के फ़रज़ सर अंजाम देता है। वो सेनेट के चेयरमैन का वाइस प्रेसिडेंट होगा और उसकी निगरानी में जो है ये सारा प्रोसेस होता है और रिज़ल्ट को वसूल करने के बाद वो बाकायदा तौर पे 6 जनवरी को ऑफिशियली जो है कामयाब सदारती उम्मीदवार का या जिस उम्मीदवार को जितने जितने वोट मिले हैं उनको उनके अनाउंसमेंट कर देगा और बता देगा कि फ़लाँ उम्मीदवार जो है कामयाब हुआ है। और यहाँ पे आकर जो है ऑफिशियली जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता है। जबकि अनऑफिशियली जो है नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो आने वाला मंगल है जब इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब होता है तो उस रात को ही जो है इस बात का सारी दुनिया को पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी जीती है और किस पार्टी का सदारती उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ है। लेकिन ऑफिशियली अभी उस प्रोसेस को अभी उसको आगे चलना होता है और फिर जनवरी 6 को जो है कामयाब सदारती उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाता है। आई होप कि आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहरहाल इसको समझना जो है इतना मुश्किल भी नहीं है। ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ ना सके। जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप इन बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको जो है आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। अब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। अभी इलेक्शन प्रोसेस जारी है। प्रेसिडेंशियल टर्म बिगिनस ऑन इनॉग्रेशन डे विच सिंस द पैसेज ऑफ द 20th अमेंडमेंट has been set at January 20। अब क्या है 6 जनवरी को कांग्रेस की तरफ से कामयाब सदारती उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। जिस पार्टी का सदारती उम्मीदवार कामयाब होगा उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी कामयाब हो जाएगा। अब प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ। पहले ये था, यानी ये जो 20th अमेंडमेंट है इसके मंजूर होने से पहले जो कामयाब उम्मीदवार होता था वो मार्च 4 को अपने ओहदे का हलफ उठाता था। यानी जब उसको उसकी कामयाबी का ऐलान कर दिया जाता तो उसके बाद भी वो 4 मार्च को जाकर जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाता। लेकिन ये चूँकि गैप उसमें बहुत ज़्यादा था, बाद में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 20th अमेंडमेंट के ज़रिए यानी जब 20वीं तरमीम की गई
तो उसमें इस गैप को कम कर दिया गया। अब 20th अमेंडमेंट के मुताबिक जो है 4 मार्च की बजाय अब जो कामयाब सदारती उम्मीदवार है वो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाता है। अब 20 जनवरी को दोपहर के वक्त जो है जो मुंतखब प्रेसिडेंट होगा और जो मुंतखब वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठाते हैं, और जो पहला प्रेसिडेंट होता है वो 20 जनवरी को अपने ओहदा सदारत की मुद्दत पूरी करने के बाद ओहदे से अलग हो जाता है। जो बाइडन जो है जो इस वक्त अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, और कमाला हारिस जो इस वक्त अमेरिका की सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अगर तो वो दोबारा अगर जो बाइडन जो है जो दोबारा इलेक्शन लड़ रखे हैं, अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो उनकी पहली जो 4 साल की टर्म है वो दोपहर 12 बजे 20 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी, और वो दोपहर 12 बजे 20 जनवरी को एग्जैक्ट 12 बजे जो है वो अपने ओहदे का नए सदारती मुद्दत का ऐलान हलफ उठा लेंगे, बशर्ते कि वो दोबारा मुंतखब हो जाते हैं। दूसरी सूरत ये है कि फ़र्ज़ करें कि इस वक्त अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी सदारती उम्मीदवार हैं, वो अगर कामयाब हो जाते हैं तो वो 20 जनवरी को अपने 12 बजे अपने ओहदा सदारत का हलफ लेंगे, और उसी वक्त जो है जो बाइडन है उसकी 4 साल की मुद्दत जो है वो पूरी हो जाएगी और वो अपने ओहदा सदारत से अलग हो जाएंगे। तो ये है अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसका जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है वो ये है। तो मुंतखब सदर जो है वो 20 जनवरी को अपने ओहदा सदारत का जो है हलफ उठाएगा, और यहीं से जो है उसकी 4 साल की मुद्दत का आगाज़ हो गया। अब जो नेक्स्ट, अब देखिए कि अमेरिका में इस वक्त जो बाइडन प्रेसिडेंट हैं, मज़े की बात यह है कि जो बाइडन प्रेसिडेंट हैं और उनकी मौजूदगी में ही अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि जब हमने इलेक्शन करवाने होते हैं तो हम पहली असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाती हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, और केयर टेकर गवर्नमेंट की मौजूदगी में जो है इलेक्शन होते हैं, और वो निगरान हुकूमत भी जो है वो उसकी जानबदारी भी ज़ाहिर हो जाती है, और वो जो है उसका अमल भी जो है वो काबिल तारीफ़ नहीं होता। जबकि अमेरिका में ऐसी कोई तब्दीली नहीं लाई जाती, और ना ही ये ख्याल किया जाता है कि जो बाइडन जो हैं वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करके, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज हो जाएंगे और वो अपनी मर्ज़ी के नतीजे हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अमेरिकन सिस्टम के अंदर कतन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को इलेक्शन जो प्रोसीजर है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट है वहीं अमेरिका का नया सदारती उम्मीदवार भी है, तो कहीं वो अमेरिकन दारों के ऊपर असरअंदाज होकर अपनी मर्ज़ी के नतीजे ना हासिल कर ले। तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरह के मामला से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदारे अपने अपने अख्तियारात के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला अंजाम देते हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को कतन इसकी कोई गुंजाइश नहीं दी जाती कि वो उनके ऊपर असरअंदाज हो सके। तो वहाँ पे हकीकी मायनों में जो है, जो हम कहते हैं ना कि कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, तो हकीकी मायनों में अमेरिका में आइन की बालादस्ती है। किसी इंडिविजुअल को, वो कितना ही बाख्तियार क्यों ना हो, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, वो अमेरिका का चीफ जस्टिस हो, वो अमेरिका का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, कानून से बालातर वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तमाम अदारे और तमाम अफराद वहाँ पे आइन के मुताबिक ही काम करने के पाबंद हैं, ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स गिना जाता है, उसको भी कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो अदारों के ऊपर या इलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर जो है वो असरअंदाज होकर अपनी मर्ज़ी के नतीजे हासिल करने में कामयाब हो जाए। इसकी कतन कोई गुंजाइश जो है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर नहीं रखी गई। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये तो जो इलेक्शन का प्रोसेस जो है, लेकिन मैंने शुरू में बताया कि अमेरिकन इलेक्शन की जो कैंपेन है वो कमोबेश 1 साल पर मुहित होती है। प्रैक्टिकली ये कैंपेन जो है वो जनवरी फरवरी में बाकायदा तौर पे शुरू हो जाती है, जबकि उससे पहले जो है ये प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। तो 1 ईयर बिफोर द इलेक्शन, अब इलेक्शन कब हो रखे हैं? नवंबर 2024 में। लेकिन इस इलेक्शन की जो कैंपेन है वो 1 साल पहले से ही अमेरिका में शुरू हो चुकी है। उसमें क्या होता है, अब इलेक्शन कैंपेन के ऊपर हम आ गए हैं। तो इलेक्शन कैंपेन में होता है कैंडिडेट्स फ्रॉम द 2 पॉलिटिकल पार्टीज, द डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में बाई पार्टी सिस्टम है। एक अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका इलेक्शन सिंबल है डंकी, और दूसरी रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी है जिसका इलेक्शन सिंबल है एलिफेंट।
तो वो क्या करती हैं, बिगिन देयर कैंपेन ट्रायल्स, तो वो अपनी एक साल पहले से जो है अपना होमवर्क शुरू कर देती हैं और अपनी कैंपेन शुरू कर देती हैं, लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर देती हैं, अपने लोगों से रवाबत कायम करना शुरू कर देती हैं। तो जिन लोगों ने, जो लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम अमेरिका के दोनों पार्टियों के लिए सदारती उम्मीदवार के तौर पे अपना नाम पेश करते हैं, तो कैंडिडेट्स फ्रॉम द टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो आगाज में बहुत सारे लोग सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम सदारती उम्मीदवार में बन जाएंगे। एक पार्टी के लिए 3-4 लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि पार्टी उनको सदारती उम्मीदवार का टिकट दे देगी। रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी बहुत सारे लोग उम्मीदवार बन जाते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी बहुत सारे उम्मीदवार उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। तो जब कैंपेन शुरू होती है तो पहली स्टेज में क्या होता है कि वो लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए, वो लोगों से अपनी तरफ से अपने तारफ़ के तौर पे जो है लोगों से रवाबत जो हैं वो शुरू कर देते हैं। द कैंडिडेट्स फ्राम द टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिकन पार्टीज बिगिन देयर कैंपेन ट्रायल्स, तो वो कैंपेन शुरू कर देते हैं। दे सेट अप देयर टीम एंड स्टार्ट गोइंग ऑन टूर, वो अपनी एक टीम बनाते हैं, अपने जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनको साथ में लाते हैं, सपोर्टर्स को साथ में लाते हैं और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जाकर जो है लोगों से रवाबत करना शुरू कर देते हैं। गोइंग ऑन टूर का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है अराउंड द कंट्री टू रैली द सपोर्ट, तो वो सपोर्ट गेन करने के लिए करते हैं, लोगों से रवाबत करेंगे, अपना जो है वो मैनिफेस्टो दसेंगे और अपनी बात करेंगे और उसके बाद जो है फंड रेजिंग के लिए भी जो है वो काम किया जाता है कि क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो दुनिया का महंगा तरीन इलेक्शन जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो इलेक्शन 50 रियासतों के अंदर जब कैंपेन करनी हो तो आपको बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है और फिर फंड रेजिंग के लिए भी कैंपेन चलाई जाती है और लोगों से सपोर्ट लेने के लिए भी, यानी सपोर्ट और नोट दोनों लेने के लिए जो है कैंपेन का सिलसिला जो है वो उम्मीदवार शुरू कर देते हैं फॉर देयर कैंपेन। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है एट द स्टार्ट ऑफ द कैंपेन्स, कैंपेन शुरू हो जाती है। कैंडिडेट्स फ्राम बोथ पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन टेलीविजन डिबेट। अब होता क्या है कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनको सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद कर दे, नॉमिनेट कर दे, वो मुख्तलिफ टेलीविज़न के ऊपर आकर अपना प्रोग्राम भी जो है वो देते हैं, डिबेट में हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ जो एंकर्स होते हैं उनको इंगेज करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बताते हैं कि हम किस तरह अमेरिकन जो इश्यूज़ हैं, नौजवानों के जो मसाइल हैं, अमेरिका के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके पास उनका क्या हल है, क्या सलूशन है। तो वो टेलीवाइज्ड डिबेट जो है उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं ताकि पूरे अमेरिका को पता चल जाए कि फ़लाँ कैंडिडेट जो है, शख्स जो है वो अमेरिकन फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनना चाहता है और वो सदारती टिकट के लिए जो है वो कोशिश शुरू कर रखा है। अब उस डिबेट्स का फ़ायदा ये होता है कि लोग जज करने में उनको आसानी हो जाती है कि ये शख्स किस कैलिबर का है, इसकी एबिलिटी क्या है, इसके पास इश्यूज़ का सलूशन क्या है, ये किस तरह जो है वो अमेरिकन अवाम को अपील कर सकता है। तो लोग जो हैं उसकी डिबेट सुनने के बाद, उसकी कैंपेन से बरह रास्त मुलाकात करने के बाद उसके बारे में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या इस शख्स के अंदर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने की सलाहियत मौजूद है या कि नहीं है, इसमें क्या खामी है, क्या खूबी है, उससे लोग जज कर लेते हैं और फिर प्रोसेस तय होने के बाद वो हतमी तौर पे जाकर जो है डिसाइड करते हैं जुलाई और अगस्त में जो है कि कौन सदारती उम्मीदवार का जो है वो टिकट लेगा और किस शख्स को जो है किस पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। डिबेट होती है। ड्यूरिंग द डिबेट्स ईच कैंडिडेट विल हैव टू आंसर tough questions about their policies as well as defend their stance on issues and policies against the candidates। ये सारी बात मैंने आपको डिटेल से समझा दी है। हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है ईच पार्टी होल्ड्स नेशनल कन्वेंशन टू सिलेक्ट फाइनल प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। अब ये प्रोसेस चलता रहता है
और फिर जुलाई और अगस्त में जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जुलाई में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है अगस्त में जो है अपने फाइनल कैंडिडेट का जो है वो ऐलान कर देती है कि उस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार कौन होगा और रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार कौन होगा और उनका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन होगा। तो इस बात का जो है वो जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है उसके लिए फिर नेशनल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने नेशनल कन्वेंशन जो है वो कंडक्ट करती हैं और उन कन्वेंशन के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करती हैं कि हु विल बी द कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो गया ये जो फैसला है ये अमेरिका में सदारती इंतखाब में कौन हिस्सा लेगा, किस पार्टी की तरफ से कौन हिस्सा लेगा, ये पार्टी का ये कोई एक फ़र्द नहीं करता। पार्टी का कुछ सरबराह बना हुआ है, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सरबराह है या रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है तो वो टिकट नहीं देता। ये एक लंबा प्रोसेस है, उसमें अवाम, उसमें जो काकस हैं और उसमें जो मुख्तलिफ वर्कर्स होते हैं, जो पार्टीज़ के जो वर्कर्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं और तमाम लोग मुतफिका तौर पे फिर जाकर जो है वो फैसला करते हैं कि ये शख्स जो है वो हमारा सदारती उम्मीदवार होगा। तो वो किसी एक शख्स का पसंदीदा नहीं होता बल्कि आप यूँ देख लें कि उस पार्टी के वर्कर्स की तरफ से जो है ये डिसाइड किया जाता है। आइए नेक्स्ट इसको देखते हैं। स्टेट डेलीगेट्स फ्राम द प्राइमरीज एंड कॉकस selected the represent the people will now endorse their favorite candidate and the final presidential nominee from each party will be officially announced एट द एंड ऑफ द कन्वेंशन। उस कन्वेंशन के अंदर भी डिबेट्स होती हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और उसके बाद फाइनली जो है इस बात का जब इंडोर्स कर दिया जाता है अवाम की तरफ से, वर्कर्स की तरफ से, तो उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का बाकायदा तौर पे अनाउंस कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है। द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आल्सो चूज ए रनिंग मेट यानी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। तो जो प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो अपने लिए एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी किया जाता है। आमतौर पे देखा जाता है कि जिस रियासत से प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार नामजद किया जाएगा उसी रियासत से वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब नहीं किया जाता। वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब किसी और रियासत से किया जाता है ताकि दोनों रियासतों से जो है वहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सकें। यानी ऐसा नहीं होता कि जिस रियासत से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो उसी रियासत से वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो, ऐसा नहीं होगा। जिन दोनों का मुख्तलिफ रियासतों से जो है वो इंतखाब किया जाता है। तो इस बात का खुसूसी तौर पर दोनों पार्टियाँ जो हैं वो ख्याल रखती हैं। द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट campaign throughout the country to win the support of the general population। और उसके साथ ही जब दोनों पार्टियां फाइनल डिसाइड दे देती हैं कि फ़लाँ पार्टी की तरफ से फ़लाँ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा और उसका वाइस प्रेसिडेंट फ़लाँ शख्स होगा, तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो हैं वो अपनी कंपेन शुरू कर देते हैं, यानी बरह रास्त वो अपनी पर्सनल कंपेन जो है शुरू कर देते हैं। तो वो अमेरिका के जनरल इलेक्शन में की कंपेन उसको कंसीडर किया जाएगा। पहला जो जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो टेनोर है उसमें मुख्तलिफ कैंडिडेट्स पार्टी टिकट हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। अब जुलाई और अगस्त में उनका फैसला हो जाता है। उसके बाद फिर वो अमेरिका का जो जनरल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसकी कंपेन जो है शुरू हो जाती है। तो ये एक और स्टेज जो है यहाँ पे आके शुरू हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। दीज प्राइमरी इलेक्शंस आर जनरली हेल्ड बिटवीन जनवरी एंड जून। तो ये जो कंपेन का अमल जो है ये जनवरी से शुरू हो जाता है और जून तक ये चलता रहता है। बिफोर द जनरल इलेक्शंस इन नवंबर। अब 3 स्टेजेस इसमें आ गया कंपेन के अंदर। पहली स्टेज क्या है, जनवरी से लेकर जून तक। उसमें मुख्तलिफ लोग हैं वो सदारती उम्मीदवार के तौर पे टिकट लेने के लिए लोगों से रवाबत करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, कंपेन चलाते हैं, फंड रेजिंग करते हैं और पार्टी की हमायत हासिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि जुलाई और अगस्त में दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपने अपने हतमी सदारती और नैब सदारती उम्मीदवार का ऐलान कर देती हैं।
तीसरी स्टेज में जाकर क्या होगा कि वो जो डिसाइडेड लोग होंगे जिनको टिकट मिल जाएगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, वो फिर जनरल इलेक्शन के लिए कैंपेन शुरू कर देते हैं। और अगस्त और जुलाई में जो है ये जो नेशनल कन्वेंशन होता है उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नॉमिनेशन जो है वो फाइनल कर दी जाती है। डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। वीडियो जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगर आप इसको दिलचस्पी से पढ़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की बातें हैं। और अब देखें कि दुनिया के अंदर जो भी रियासत जो है तरक्की करती है या उसने सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, फ़ौजी एतबार से, किसी भी एतबार से दुनिया को लीड करना शुरू किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ज़िंदगी के किसी एक शोबे में तरक्की कर लें और बाकी के अंदर जो है वो तवज्जो ना दें। तो आप उन रियासतों का पॉलिटिकल सिस्टम देखें, उन रियासतों का इकनॉमिक सिस्टम देखें, उनका कल्चरल सिस्टम देखें, उनका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखें, ट्रैफिक सिंपल चीज़ें, ट्रैफिक सिस्टम देखें, सोशल लाइफ को देखें, आप उनकी स्पोर्ट्स को देखें, आप उनकी मिलिट्री को देखें। आपको हर शोबे के अंदर उनमें एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, वो है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। आइन के मुताबिक चलना है हर किसी ने, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो एक काउंसलर है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो बिजनेसमैन है, तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। इन रियासतों ने क्या किया, अपने आप को वहाँ पे लोगों ने आइन के ताबे कर रखा है। आइन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कोई इंडिविजुअल वहाँ पे सुप्रीम नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, ही इज़ कंसीडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ताकतवर तरीन अगर कोई शख्स इस वक्त मौजूद है तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, जिसकी पॉलिसी, जिसकी पर्सनल पॉलिसी जो हैं वो दुनिया की तमाम मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को, इवन के उनकी जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर असरअंदाज होती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट की राय पूरी दुनिया की ओपिनियन को जो है चेंज कर देती है। लेकिन अपने मुल्क के अंदर वो इतना पाबंद है कि वो आइन से एक कदम भी तजावुज़ नहीं कर सकता। जब उसकी 4 साल की मुद्दत पूरी हो जाती है तो एक लम्हे के लिए भी जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ओहदे के ऊपर फाइज नहीं रह सकता। वो इस बात की, उसको ये इस बात का यकीन है कि ऐसा नहीं हो सकता, लिहाजा वो बड़े आराम से जो है वो ऑफिस से आउट हो जाता है। तो जिन भी कौमों ने दुनिया में तरक्की की है उन्होंने कुछ असूल और ज़ाब्ते बनाए हैं, कुछ मोरालिटी बनाई है, कुछ लॉस बनाए हैं, कुछ अखलाकियात उनकी है जिसके ऊपर वो सख्ती से कारबंद हैं। और आज वो दुनिया जो है वो हमसे बहुत आगे जा चुकी है। हमारे जैसे कंट्रीज़ का प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे अफराद जो हैं, इंडिविजुअल जो है वो बहुत ताकतवर है और अदारे, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, लॉज इंतहाई कमज़ोर हैं। और जब जो है कोई रियासत जो है उसमें कोई फ़र्द जो है वो उसमें उसके रुकावट, आइन या कानून उसके रास्ते में, किसी फ़र्द के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, तो उसमें वो क्या करता है कि उस आइन को, कानून को तब्दील कर देता है। यानी हम अपनी ख्वाहिशात में की तकमील के लिए जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन को या कानून को रुकावट महसूस करते हैं तो यहाँ पे कानून में आसानी से तरमीम कर दी जाती है। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंदर इतनी ताकत नहीं है, कांग्रेस के अंदर इतनी पावर नहीं है कि जब उनके रास्ते में कोई कानूनी, उनकी ख्वाहिश के अंदर, उनकी ख्वाहिश की तकमील में कोई कानूनी रुकावट आ रखी हो तो उन्होंने आइन के अंदर अमेंडमेंट कर दी। ऐसा प्रैक्टिकली वहाँ पे मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि वहाँ पे हर शख्स, हर फ़र्द जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अपने फ़रज़ जो है वो सर अंजाम देता है। वीडियो आई थिंक मैं तो समझता हूँ कि ये मेरा पसंदीदा मौजू है, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग मैं इसको ख्याल करता हूँ। लेकिन बहरहाल एक कॉम्प्लिकेटेड भी है और ख़ास तौर पे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझने में मुश्किल पेश आती है। आप हमारे साथ रहिएगा, आपको इन मामलात को, इन चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।